नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक स्टडीज में। चैप्टर नंबर 8 लोकल गवर्नमेंट्स हम पढ़ रहे थे, उसमें पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए पार्ट 2 शुरुआत करते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स इंडिपेंडेंट इंडिया में। देखिए, लोकल गवर्नमेंट को पहचान जो है ना 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से मिली। जो 73rd 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे, उसके बाद थोड़ी सी जो है इसको पहचान मिलने लगी। बट इवन बिफोर दैट, इससे पहले भी ऐसे एफर्ट्स किए गए लोकल गवर्नमेंट को डेवलप करने के लिए, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को डेवलप करने के लिए, जो पहले हो रहे थे। और इसी कड़ी में पहला जो था वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया 1952 में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में चलाया गया जो लोगों के पार्टिसिपेशन, लोकल डेवलपमेंट में, लोकल बॉडी में लोगों का पार्टिसिपेशन हो, उसके लिए प्रमोट कैसे हो, तो इसके लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में चलाया गया। इस बैकग्राउंड में एक 3 टायर पंचायती राज सिस्टम लोकल गवर्नमेंट का रिकमेंड हुआ रूरल एरियाज का। जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनके लिए एक 3 टायर पंचायती राज सिस्टम लोकल गवर्नमेंट का रिकमेंड किया गया। कुछ स्टेट जैसे कि गुजरात हुए या महाराष्ट्र हुए, उन्होंने तो इस सिस्टम को अडॉप्ट किया। इलेक्टेड लोकल बॉडीज अराउंड 1960 में उन ऐसे राज्यों में बनी। लेकिन बहुत सारे राज्यों में ये जो लोकल बॉडीज़ थी वो उनके पास इतनी पावर नहीं थी, उनके पास इतने फंक्शन नहीं थे कि लोकल डेवलपमेंट को वो देख सकें। दे वर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट। वो डिपेंडेंट थे राज्य और केंद्र की सरकार पर वित्तीय असिस्टेंस के लिए, फाइनेंशियल पैसों के लिए। बहुत सारे स्टेट डिड नॉट थिंक इट इज़ नेसेसरी टू एस्टैब्लिश इलेक्टेड लोकल बॉडीज़। बहुत सारे स्टेट जो हैं वो ये नहीं सोच रहे थे कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम इलेक्टेड लोकल बॉडीज़ को बनाएं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि लोकल बॉडी डिसॉल्व हो गई और लोकल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सौंप दिया गया कि लोकल बॉडीज़ बनाई, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको भंग कर दिया गया और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनके हाथ में सौंप दिया गया। बहुत सारे स्टेट्स ने इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाए मोस्ट लोकल बॉडीज़ के, और बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन लोकल बॉडीज़ के वो टाइम टू टाइम पोस्टपोन होते थे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में थोड़ा सा प्रयास हुआ और वहाँ से बहुत सारे राज्यों ने इलेक्टेड लोकल बॉडीज़ बनाई, लेकिन कुछ राज्यों ने, उनके पास इतनी पावर नहीं थी, इतने फंक्शन नहीं थे, तो उन्होंने उन्हें भंग करके गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सौंप दिया, क्योंकि वो डिपेंडेंट थी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पर फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। लेकिन 1987 के बाद एक थोरो रिव्यू होता है लोकल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग का, ये चालू होता है 1989 में। पीके थंगन कमेटी, याद रखना 1989 पीके थंगन कमेटी आती है और पीके थंगन कमेटी रिकमेंड करती है कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की, संवैधानिक दर्जा दिया जाए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को। अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू प्रोवाइड फॉर पीरियोडिक इलेक्शन, जिससे पीरियोडिक इलेक्शंस होंगे, समय समय पर इलेक्शन होंगे लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के, और अप्रोप्रिएट फंक्शंस एनलिस्ट होंगे, फंड मिलेंगे, वो रिकमेंड किया गया। तो ये था कि पीके थंगन कमेटी ने जब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देने का रिकमेंड किया। नेक्स्ट है भाई 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट है क्या आखिरकार। 1989 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए, 2 संविधान संशोधन अमेंड किए, एक 73rd और 74th। ये दोनों अमेंडमेंट जो थे, इनका मकसद था कि लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करना और यूनिफॉर्मिटी का एक एलिमेंट लाना, उनके स्ट्रक्चर में एक समान स्ट्रक्चर हो उनका, और पूरे कंट्री में पूरी तरीके से कंट्री में उसकी फंक्शनिंग जो है यूनिफॉर्म हो। लेकिन 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट के द्वारा पास होते हैं। 73rd अमेंडमेंट जो है रूरल लोकल गवर्नमेंट के बेस पर बनता है। 73rd अमेंडमेंट क्या होता है, रूरल लोकल बोर्ड्स, जो ग्रामीण गवर्नमेंट है या ग्रामीण जो है लोकल गवर्नमेंट है, जिनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहा गया, जिनको क्या कहा गया, जिनको कहा गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इनको कहा गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, PRIs। और 74th अमेंडमेंट ने प्रोविज़न बनाया अर्बन लोकल गवर्नमेंट का, नगर पालिकास का। तो 73rd और 74th अमेंडमेंट 1993 में फोर्स में आते हैं। सो हमने नोटिस किया था अर्लियर कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो एक स्टेट सब्जेक्ट था, है ना, एक स्टेट सब्जेक्ट है, और स्टेट्स फ्री हैं कि वो अपने खुद के लॉज बनाएं इन सब्जेक्ट्स पर।
लेकिन एक बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया तो स्टेट हैड टू चेंज देयर लॉज अबाउट लोकल बॉडीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग दीज इन कन्फर्मिटी विद द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन। दे वर गिवन 1 ईयर्स टाइम, 1 साल का टाइम दिया गया उनको कि भाई नेसेसरी चेंजेस कर लो अपने रेस्पेक्टिव स्टेट लॉज में इन लाइट ऑफ दीज अमेंडमेंट्स, इन अमेंडमेंट के मद्देनजर। अब देखो फिर मैं तो आपको बता रहा हूँ कि 73rd 74th अमेंडमेंट आते हैं। 1989 में सेंट्रल गवर्नमेंट 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करती है, एक 73rd एक दूसरा 74th। ठीक है जी, दोनों पास होते हैं पार्लियामेंट से। 73rd अमेंडमेंट को कहा जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आता है जिसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहा गया। और 74th अमेंडमेंट जो है वो प्रोविज़न बनाता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट के, नगर पालिका के लिए, जो शहरी क्षेत्रों के लिए देखता है। सो 73rd 74th अमेंडमेंट 1993 में फोर्स में आए। ठीक है, और राज्य सरकार के सब्जेक्ट हैं ये, लोकल गवर्नमेंट इज स्टेट सब्जेक्ट। तो राज्य सरकार को 1 साल का टाइम दिया गया कि उस अपने स्टेट के अनुसार, अपने लॉज के अनुसार लोकल गवर्नमेंट के लॉज को आप देखिए। 73rd अमेंडमेंट पढ़ते हैं, एग्जामिन करते हैं कि क्या चेंजेस आए 73rd अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। सबसे पहला चेंज आया भाई 3 टायर स्ट्रक्चर का। ये क्या है? ऑल स्टेट नाउ हैव ए यूनिफॉर्म 3 टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर। सभी स्टेट के पास अब यूनिफॉर्म एक 3 टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर था। एक इस प्रकार का 3 टायर स्ट्रक्चर था जिसमें बेस में ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत जो है वो विलेज को कवर करती थी, विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज, ठीक है। दूसरा इंटरमीडिएट लेवल थी मंडल कह लो या ब्लॉक कह लो या तालुका कह लो, तो ये इन बॉडीज़ को मंडल और तालुका पंचायत कहा गया। और इंटरमीडिएट लेवल बॉडी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं होती थी स्मॉलर स्टेट के लिए, जो छोटे राज्य थे उनके लिए नहीं बनती थी। एट द एपेक्स, ऊपर के लेवल में आपका जिला पंचायत होती थी, जिला पंचायत, ठीक है। एंटायर रूरल एरिया डिस्ट्रिक्ट के पर, पूरे जो जिले के जितना भी गांव का क्षेत्र है वो जिला पंचायत कवर कर रही थी। तो अमेंडमेंट ऑल्सो मेड ए प्रोविज़न, एक मैंडेटरी प्रोविज़न भी बनाया ग्राम सभा बनाने का। और ग्राम सभा क्या करेगी? सभी अडल्ट मेंबर जितने भी रजिस्टर्ड हैं वोटर के रूप में पंचायत एरिया में, उसके रोल और उसके फंक्शन डिसाइडेड कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेशन। अमेंडमेंट ने क्या किया कि ग्राम सभा भी बनेगी, और ग्राम सभा कौन होगी? उसमें सारे अडल्ट मेंबर होंगे जो वोटर्स के रूप में रजिस्टर्ड होंगे पंचायत के एरिया में। और उसके रोल और फंक्शन कौन डिसाइड करेगी? स्टेट का लेजिस्लेशन, स्टेट की जो वहाँ की विधानसभा है। नाउ इलेक्शंस की बात मैं करूँ आपके लिए, तो ऑल द 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। यानी तीनों जो लेवल हैं, ग्राम पंचायत, मंडल या तालुका और जिला पंचायत, ये तीनों ही डायरेक्ट लोग इनको इलेक्ट करेंगे। और हर एक पंचायत बॉडी की जो टर्म होगी 5 साल होगी, 5 साल इसकी, 5 साल इसकी, 5 साल इसकी, ठीक है। सो यदि स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व करती है पंचायत को बिफोर द एंड ऑफ इट्स 5 ईयर टर्म, यदि स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व कर देती है पंचायत को बिफोर द एंड ऑफ इट्स 5 ईयर टर्म, यानी 5 साल का टर्म मिला, लेकिन उससे पहले स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? इसको डिसॉल्व कर दिया। कौन करेगी डिसॉल्व बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो फ्रेश इलेक्शन होंगे। फ्रेश इलेक्शन कब होंगे? 6 महीने के अंदर होंगे इस डिसोल्यूशन के, ठीक है। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट प्रोविजन, एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन है जो इंश्योर करता है एग्जिस्टेंस इलेक्टेड लोकल बॉडीज़ की। और बिफोर द 73rd अमेंडमेंट, 73वें संविधान संशोधन से पहले बहुत सारे राज्यों में देयर यूज्ड टू बी इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ के लिए, और कोई प्रोविज़न नहीं था इमीडिएट इलेक्शन आफ्टर डिसोल्यूशन, ठीक है। तो भंग हो जाती थी, उसके लिए कोई ऐसा नहीं था कि फ्रेश इलेक्शन हो, इमीडिएट हो, और जो इलेक्शन हो रहे थे वो इनडायरेक्ट हो रहे थे। तो संविधान संशोधन आने के बाद ये 3 टायर स्ट्रक्चर देखने को मिला और इलेक्शंस हुए। रिजर्वेशन की बात कर लूँ तो 1/3 जो पोजीशन है सभी पंचायत इंस्टीट्यूशन में वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड होती है, ठीक है। 1/3 जो पोजीशन है सभी पंचायत इंस्टीट्यूशन में वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड होती है। और रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ऑल्सो प्रोवाइडेड टू फॉर ऑल द 3 लेवल। तो वुमेन, SCs, STs, इनको हर एक लेवल पर क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिलेगा पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के अनुपात के हिसाब से। तो और यदि स्टेट चाहते हैं कि वो OBCs को भी रिजर्वेशन दे, तो वो स्टेट के ऊपर है, वो दे भी सकते, नहीं भी दे सकते। अगर वो उनको लगता है कि ज़रूरी है
तो वो रिजर्वेशन ओबीसीज को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये नोट करने के लिए इम्पोर्टेंट भी है कि जो रिजर्वेशन होंगे ये केवल ऑर्डिनरी मेंबर पंचायत के जो हैं उनके लिए लागू नहीं होंगे, बट सभी पोजीशन जो चेयरपर्सन की हैं, अध्यक्ष की हैं, सभी 3 लेवल पर उन पर भी ये लागू होते हैं। फर्दर रिजर्वेशन, 1/3 रिजर्वेशन जो होगा वुमेन की सीट पे होगा, वो केवल ना तो जनरल कैटेगरी की सीट पे बट साथ ही साथ जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड सीट्स हैं उस पर भी 1/3 वुमेन का जो है रिजर्वेशन होगा। इसका मतलब है कि सीट मे बी रिजर्व साइमल्टेनियसली फॉर वुमेन कैंडिडेट एंड वन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ये जो सीट होगी वो रिजर्व होगी साइमल्टेनियसली वुमेन कैंडिडेट के लिए भी और वन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से भी बिलोंग होती है। सो एक सरपंच जो है वो दलित वुमेन भी बन सकती है और एक आदिवासी वुमेन भी बन सकती है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स। देखिए 29 सब्जेक्ट्स जो कि पहले स्टेट लिस्ट में थे सब्जेक्ट, उनको आइडेंटिफाई किया और 11th शेड्यूल में डाला गया। कितने, कौन से शेड्यूल में? 11th शेड्यूल में डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन के। और ये जो सब्जेक्ट्स थे ट्रांसफ़र किए गए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। ये सब्जेक्ट्स मोस्टली डेवलपमेंट और वेलफेयर फंक्शन लोकल लेवल पर कैसे हो उसको दिखाता था। तो एक्चुअल ट्रांसफ़र, ये दीज फंक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेट लेजिस्लेचर। ये जो एक्चुअल ट्रांसफ़र था इन फंक्शन का, ये स्टेट लेजिस्लेचर पर डिपेंड कर रहा था और हर एक राज्य डिसाइड कर रहा था कि कैसे ये 29 सब्जेक्ट्स जो होंगे वुड बी ट्रांसफर टू द लोकल बॉडीज। सो आर्टिकल 243G अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया कि पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पंचायत की हैं, द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाय लॉ, कानून के द्वारा पंचायत को सच पावर दे सकता, अथॉरिटी दे सकता है विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स लिस्टेड इन 11th शेड्यूल, जो 11th शेड्यूल में लिस्ट है। देखिए कुछ सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट 11th शेड्यूल। देखो 11th शेड्यूल जो लिंक है ना वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से है, ठीक है। उसमें 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स हैं। अब 29 सब्जेक्ट जो हैं वो किससे होंगे, क्योंकि ये रूरल लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूट हैं, तो गांव के ग्रामीण जो मुद्दे होंगे उन पे निर्भर करेगा, ग्रामीण सब्जेक्ट पे होगा, जैसे एग्रीकल्चर, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटर शेड डेवलपमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गाँव में लगाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, रोड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल, टेक्निकल, लाइब्रेरीज़ बनाना, कल्चरल एक्टिविटीज़ करना, मार्केट और फेयर जो लगते हैं और मेले लगते हैं उनके लिए, फैमिली वेलफेयर, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, ये सब चीज़ जो है 11th शेड्यूल में आते हैं। सो जो प्रोविज़न है 73rd अमेंडमेंट का, वन नॉट मेड एप्लीकेबल टू द एरियाज इनहेबिटेड बाय द आदिवासी पॉपुलेशन इन मैनी स्टेट ऑफ इंडिया। जो 73rd अमेंडमेंट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता उन एरियाज़ में जहाँ आदिवासी पॉपुलेशन है। बहुत सारे राज्यों में आदिवासी पॉपुलेशन है तो वहाँ ये लागू नहीं होता। 1996 में एक सेपरेट एक्ट पास किया गया, 1996 में एक सेपरेट एक्ट पास किया गया एक्सटेंडिंग द प्रोविजन ऑफ द पंचायत सिस्टम टू द एरिया। तो पंचायत के सिस्टम को इन एरिया में पहुँचाने के लिए एक एक्स्ट्रा एक्ट पास किया गया। और बहुत सारी आदिवासी कम्युनिटीज़ जो हैं उनके देखो ट्रेडिशनल कस्टम होते हैं कॉमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, जैसे कि फॉरेस्ट, स्मॉल वाटर रिजर्वायर, ये सब वो जो है ना बचा के रखते हैं, उनको मैनेज करके रखते हैं। तो देयरफॉर जो न्यू एक्ट है वो प्रोटेक्ट करता है राइट इन कम्युनिटीज़ को कि ये मैनेज करें रिसोर्सेज को इन वेज एक्सेप्टेबल टू देम। सो इस पर्पज़ से जो मोर पावर्स जो दी गई ग्राम सभा को दी गई, इस एरियाज़ के जो ग्राम सभा हैं उनको ज़्यादा पावर दी गई। और इलेक्टेड विलेज पंचायत को हैव टू गेट कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा इन मैनी एस्पेक्ट्स। ग्राम सभा को सहमति देने के लिए इलेक्टेड जो विलेज पंचायत है उनको कंसेंट दी गई। तो जो आइडिया बिहाइंड, इसके पीछे आइडिया क्या था कि जो लोकल ट्रेडिशन है सेल्फ गवर्नमेंट के उनको प्रोटेक्ट किया जाए, जबकि इंट्रोड्यूस की जाए मॉडर्न इलेक्टेड बॉडीज़। यानी सेल्फ गवर्नमेंट के जो लोकल ट्रेडिशन को भी प्रोटेक्ट किया जाए, साथ ही साथ जो मॉडर्न इलेक्टेड बॉडीज़ हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया जाए। सो दिस इज ओनली कंसिस्टेंट विद द स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी और डिसेंट्रलाइजेशन। ये केवल कंसिस्टेंट कब हो सकते हैं, जब स्पिरिट हो डाइवर्सिटी की और डिसेंट्रलाइजेशन की। ठीक है जी। तो उनके लिए स्पेशल, आदिवासी कम्युनिटीज़ के लिए स्पेशल कुछ राज्यों में एक एक्ट पास किया गया। नेक्स्ट है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ज़रूरत है कि एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो जो रिस्पॉन्सिबल हो कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए इलेक्शन भी तो होंगे, उसके लिए एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। पहले इस टास्क को परफॉर्म किया जाता था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा,
जो कि स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही थी पहले भी, लेकिन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करता था। अब एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है। नाउ जो ऑफिस है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का वो ऑटोनोमस है, जैसे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है इसी प्रकार से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है। हाउएवर जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर है और उसका संबंध लिंक नहीं है किसी भी ऑफिस से, अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो इलेक्शन कमीशन से इसका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उससे कोई संबंध नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर है ना, और उसका ऑफिस का संबंध जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करता है। नेक्स्ट है स्टेट फाइनेंस कमीशन। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो साथ ही साथ स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी अपॉइंट करता है। जैसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करा गया, इसी प्रकार से स्टेट एक फाइनेंस कमीशन भी 5 साल में एक बार अपॉइंट होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो कमीशन होता है वो फाइनेंशियल पोजीशन लोकल गवर्नमेंट की स्टेट में क्या है उनको एग्जामिन करता है। साथ ही साथ ये भी रिव्यू करता है कि जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पैसा आया उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में सही हो रहा है या नहीं हो रहा, रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बीच में। दिस इनोवेशन इंश्योर करता है कि जो एलोकेशन है फंड का रूरल लोकल गवर्नमेंट विल नॉट बी ए पॉलिटिकल मैटर, कि ये जो इनोवेशन है जो इंश्योर करता है कि जो एलोकेशन होगा फंड का रूरल लोकल गवर्नमेंट में वो एक पॉलिटिकल मैटर नहीं है। एक स्टेट फाइनेंस कमीशन अलग है जो 5 साल में रिव्यू करता है सारे पैसा कहाँ जाता है, कैसे जाता है, कैसे बांटना चाहिए रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बीच में। तो ये था हमारा कि 73rd अमेंडमेंट में से क्या क्या बदला भाई। 3 टायर का स्ट्रक्चर हो गया, नीचे ग्राम पंचायत, मंडल परिषद और जिला पंचायत हुआ। इलेक्शंस हुए, डायरेक्ट इलेक्शन हुए तीनों लेवल पर, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। रिजर्वेशन दिया 1/3 वुमेन को और रिजर्वेशन SC STs को भी दिया गया, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो OBCs को भी दे सकती है। सब्जेक्ट का ट्रांसफ़र किया गया, जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है 29 सब्जेक्ट ऐसे 11th शेड्यूल में डाले गए, और ये कुछ सब्जेक्ट जैसे एग्रीकल्चर, माइनर इरिगेशन, इस टाइप के सब्जेक्ट। और साथ ही साथ जो आदिवासी एरिया हैं बहुत सारे राज्यों में, उनके लिए एक स्पेशल 1996 में एक एक्ट बनाया गया है। आगे आप पढ़ेंगे वो एक्ट कौन सा, पीसा एक्ट है। वो पीसा एक्ट 1996 का एक्ट है, वो आगे आप एडवांस बुक में पढ़ेंगे। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो राज्य सरकार अपॉइंट करती है इलेक्शन करवाने के लिए, और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो भी राज्य सरकार अपॉइंट करती है 5 साल में एक बार ऑडिट करने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू कैसे हो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में एक तरफ और रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट में दूसरी तरफ। तो ये था 73rd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको ख़त्म करेंगे 74th अमेंडमेंट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।